नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ वीडियो पार्ट 2। यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को इंग्लिश। इसके पहले मैंने एक पार्ट में पढ़ाया था, सेंटेंस के बारे में बात किया था। सेंटेंस के कौन कौन से भाग होते हैं, सेंटेंस के जैसे हमने प्रकार पढ़ा था, उसमें पढ़ा था सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। आशा करता हूँ आप सभी को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। उससे संबंधित जो भी आपके सामने त्रुटियाँ आएंगी, आपके सामने प्रॉब्लम आएंगी, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं टेंस काल, समय। समय देखो, अगर समय की अगर बात किया जाए तो समय दो प्रकार से होता है, लेकिन एक भविष्य काल को भी जोड़ दिया जाता है तो समय तीन प्रकार से हो जाता है। एक समय वो होता है जो इस समय चल रहा होता है, जैसे आप लोग पढ़ के वीडियो को देख रहे हैं। एक समय ये हो गया, और एक समय अगला वो हो जाएगा, यानी जिस समय में आप ये वीडियो का मतलब देख चुके होंगे, पिछला मतलब समय। ठीक है, एक समय ये होगा कि आने वाली वीडियो आएगी, कल हमको एक जानकारी प्राप्त होगी। तो इस हिसाब से अगर तो बात किया जाए तो समय तीन प्रकार से हो गया। एक को कह दिया गया जो करंट में चल रहा है, उसको प्रेजेंट टेंस। क्या बोल दिया गया? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यानी अगर टेंस की बात करें तो सबसे पहला हो गया प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट माने भाई वर्तमान। प्रेजेंट टेंस माने क्या होता है? वर्तमान। इस समय में क्या चल रहा है? वर्तमान काल। इस समय क्या चल रहा है? वर्तमान काल। एक समय ऐसा होगा जो पीछे बीत गया है। एक समय क्या होगा जो पीछे बीत गया है, यानी कि नंबर 2 पे हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा पास्ट टेंस। क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को अंग्रेजी में कहते हैं भूतकाल, सॉरी हिंदी में कहते हैं भूतकाल। ठीक है, क्या कहते हैं? भूतकाल। और एक समय वो आएगा जो आने वाला समय होगा। कैसा समय? जो आने वाले समय होगा उसको फ्यूचर टेंस बोल देते हैं। ठीक है, कौन सा टेंस बोल देते हैं? फ्यूचर टेंस बोला जाता है, यानी कि भविष्य काल। कौन सा? भविष्य काल हो जाएगा। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया भाई, है ना? जो भी काल अथवा समय, इसको समय की बात कर लो। समय तीन प्रकार का हो गया। एक हो गया जो करंट में चल रहा है, इसको कहा गया प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, है ना। एक टेंस ये हो गया जो पास्ट में है, जो पीछे बीत गया है, उसको कहा गया भूतकाल या पास्ट टेंस कहा गया। एक जो आएगा, अभी कल आएगा, उसको कहेंगे फ्यूचर टेंस। कौन सा काल हो जाएगा? भविष्य काल। कौन सा काल हो जाएगा? भविष्य काल हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग केवल बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस की, और ये प्रेजेंट टेंस आपको मैं आशा दिलाता हूँ आज के बाद में आप सभी भूलेंगे ही नहीं, जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे कि प्रेजेंट टेंस सर जी ने पढ़ाया था और हम भूल गए हैं, कभी नहीं भूलोगे। चलिए सबसे पहला मैं टेंस की बात कर लेता हूँ, प्रेजेंट टेंस की बात करता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट माने वर्तमान काल। ठीक है, यानी इस काल में होता क्या है, जो काम का होना होता है वो वर्तमान समय में बताया जाता है। जैसे राम बाजार जाता है, तो इस समय प्रेजेंट में बात करा गया कि राम बाजार जाता है। गीता गाना गाती है। श्याम किताब पढ़ता है। माला बाजार से आती है। हम टीवी देखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बात समझिए पहले, एक्चुअल में क्या निकल के आया, हमको क्या निकल के आया। अंत में हमें जितने भी सेंटेंस आप सभी को बताया है उसमें हाय निकल के आया। मैं बाजार जाता हूँ, हूँ निकल के आ गया। और क्या निकल के आ गया? वे सब गाना गाते हैं, तो हाय निकल के आ गया। ये तीन चीज़ हमको हमेशा मिलेगा। ये तीन चीज़ हमको हमेशा मिलेगा, और जहाँ ये चीज़ हमको देखने को मिल जाए, आँख बंद करके आप लोग बता दीजिएगा वहाँ पर क्या है? प्रेजेंट है। वहाँ पर क्या है? प्रेजेंट टेंस है। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया। अब जो प्रेजेंट टेंस है वो 4 प्रकार से टेंसों में विभाजित होता है। 4 प्रकार के ग्रुप में डिवाइड होता है। वो कौन कौन से ग्रुप हैं आइए हम समझ लेते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया। है माने सीधी सी बात है प्रेजेंट, हूँ माने सीधी सी बात है प्रेजेंट, और हैं बहुत सारे हैं तो वहाँ पर उसका भी मतलब है प्रेजेंट। ये तीन चीज़ आप सभी को जहाँ देखने को मिलेगा, आंख बंद करके बता दो कि वहाँ पर क्या भैया? प्रेजेंट है। अब देखो प्रेजेंट का भी कई सारा पार्ट है भाई। प्रेजेंट का देखो, एक पार्ट ये हो गया, हम उसको बोल देते हैं इनडिफिनिट पार्ट। कौन सा बोल देते हैं भैया? इनडेफिनिट भाग। ठीक है, इनडिफिनिट
सेंटेंस, सॉरी इंडेफिनिट टेंस बोल दो भाई, है ना, इंडेफिनिट टेंस बोल दो, ठीक है। और एक इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, है ना। और एक टेंस कौन सा हो जाएगा भाई, एक को बोल देंगे भाई परफेक्ट टेंस, है ना, परफेक्ट टेंस हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा भाई, डी नंबर चौथा भाग हो जाएगा, एक हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो भाई ये चीज समझ में आ गया, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैं थोड़ा सा आप सभी को बता दूं, यदि प्रेजेंट पढ़ रहे हो तो प्रेजेंट आगे आगे लगा लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर पास्ट पढ़ोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर फ्यूचर पढ़ोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जितने भी टेंस पढ़ोगे, जो दो और प्रकार बचा हुआ है, अगर उसको पढ़ोगे तो सब में हमको चार चीज़ देखने को मिलेगा। तो क्यों ना अभी याद कर लो, तो क्यों ना अभी याद कर लिया जाए भाई। प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट होता है, मन में याद करो, अपने दिमाग में फटाफट से याद कर लो सभी लोग कि इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया भाई। अगर ये प्रेजेंट में पढ़ते हो तो भी यही पढ़ोगे, पास्ट में यही पढ़ोगे, फ्यूचर में भी यही पढ़ोगे। एक बार याद कर लो, कौन सा दिक्कत है, एकदम आसान है, ठीक है। अब यहाँ पर बात को समझो, यहाँ पर बात को समझो। आखिर में हम इन सभी के अंतर्गत इसको पहचानेंगे कैसे, इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। जब कभी, मैं अभी सभी को पहचान बता रहा हूँ, ठीक है, पहचान समझो बात मेरी। इंडेफिनिट की पहचान होती है जब वाक्य के अंत में है आएगा लेकिन उसके पहले ता आ जाएगा, यानी ता है दर्शा रहा है कि प्रेजेंट का है क्या दर्शा रहा है कि प्रेजेंट का है, लेकिन ता माने इंडेफिनिट, ता माने इंडेफिनिट। आई बात समझ में। आगे ता हैं या फिर ते हैं हो जाएगा, ते है हो जाएगा, हो गया, ताहू हो जाएगा भाई, है ना, ताहू हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब अगर इनमें में से कोई भी चीज़ आपको मिल जाए, और मैंने समझा भी दिया है आप सभी को कि है माने प्रेजेंट, ता माने इंडेफिनिट, है माने प्रेजेंट, ता माने इंडेफिनिट। समझ में आ गया भाई, बड़े आसानी समझ में आ गया। टेंस की पहचान सभी को क्लियर हो गया इंडेफिनिट का। भाई अब कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होगी। अब आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा होगा कि सर जी ने तो भाई इंडेफिनिट को इतने आसानी से समझा दिया है, अब कॉन्टिन्यूअस को कैसे समझाएंगे। इसकी भी पहचान देखो, जब वाक्य के अंत में है तो होगा, है तो ही रहेगा चूंकि भाई प्रेजेंट का है, और इसके साथ में रहा आ जाए भाई, रहा माने कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यू का मतलब होता है लगातार। जैसे वह जा रहा है, लगातार जा ही रहा है माने प्रेजेंट और रहा माने कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यू हमेशा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जैसे आगे इसमें और लिख लो, रहा हूँ, ठीक है, रहा हूँ, इसमें सॉरी रहे हैं हो जाएगा, ठीक है। तो है आ गया प्रेजेंट, है आ गया प्रेजेंट, रहा आ गया कंटिन्यूअस, रहा हूँ आ गया कंटिन्यूअस, रहे हैं आ गया कंटिन्यूअस। तो पहचान समझ में आ गया। जब वाक्य के अंत में, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं, दिमाग में सेव कर लो तो लिखने की क्या आवश्यकता है। जब कोई काम रहा है होगा तो कंटिन्यूअस होगा, है माने प्रेजेंट, दोनों को जोड़ डालो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। चलिए परफेक्ट की बात कर लूँ मैं। जैसे परफेक्ट का मतलब क्या है कि वर्तमान समय में कोई काम पूरा हो चुका है, ख़त्म हो गया है, पूरा कर दिया गया। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, राम पढ़ चुका है,
वे सब आ चुके हैं, वे सब जा चुके हैं। तो देखो लास्ट में चुका है भैया मिला, चुका है, चुका हूं और चुके हैं। समझ में आई बात भैया? चुका जहां देखने को मिले सीधी सी यार परफेक्ट होगा। उसके बाद में अगर है तो प्रेजेंट हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। क्या दिक्कत है कोई? भाई बताओ, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हो क्या कोई दिक्कत आ गया? पहाड़ तो टूट नहीं पड़ा कोई यहाँ पर समझने में। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? एक चीज़ याद रखना भाई, इसमें भी चुका है, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चीज़ समझो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यू है तो यहाँ पर रहा है तो होगा, ठीक है, रहा है होगा, रहा हूँ होगा, बात को समझिए पहले, रहा होगा, रहे हैं होगा, लेकिन साथ में समय दिया गया होगा, साथ में क्या दिया गया होगा, समय होगा। जैसे वह 4 घंटे से काम कर रहा है, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, तुम 1 घंटे से वीडियो देख रहे हो। अरे जहाँ पर समय बता दिया जाए और रहा है माने प्रेजेंट, रहा माने कंटिन्यूस, लेकिन समय जहाँ दिया गया होगा वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हो गया? बताइए सभी को क्लियर हो गया? ये चीज़ समझ में आ गया? पहचान हमने बता दिया आप सभी को। अब बात आती है कि इसके अंदर जो सेंटेंस होता है वो कैसे बनेगा। सेंटेंस माने वाक्य, है ना, वाक्य। अब भैया इसकी तो पहचान हमको आ गया, अब लेकिन वाक्य कैसे बनाएंगे, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, वाक्य कैसे कैसे बनेंगे, इसके ऊपर तो बात नहीं किया अभी तो केवल इतना ही बात किया है, ठीक है। अभी तो केवल भाई इतना ही तो बात किया है कि कौन कौन सा टेंस होता है और कैसे कैसे होता है, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस किया है और इसके बारे में अभी कोई चीज़ पढ़ा नहीं। आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इंडेफिनिट टेंस की बात करूँगा। कोई भी जो टेंस है उसमें जो सेंटेंस होता है, यानी जो वाक्य होता है कोई भी टेंस के अंतर्गत, वो 3 प्रकार का बनता है। कितने प्रकार का बनता है? 3 प्रकार का बनता है। एक वाक्य क्या होगा, बात को समझिए, इसके अंतर्गत सेंटेंस निर्माण देख लेते हैं, ठीक है। यानी वाक्य, हिंदी में लिखता हूं मैं, वाक्य निर्माण। वाक्य कितने प्रकार का बनेगा? 3 प्रकार का बनेगा। कौन कौन से बनेगा, बात को समझो। एक क्या होगा, जैसे पॉजिटिविटी जिसमें होगी, यानी सकारात्मक होगा। क्या होगा, सकारात्मक, यानी पॉजिटिव सेंटेंस। क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, यानी सकारात्मकता की बात किया जाएगा, सकारात्मक वाक्य होगा, ठीक है। सकारात्मक वाक्य कैसे होगा, जैसे राम जाता है, राम खाता है, राम पीता है, ये सकारात्मक वाक्य हैं। अगर कहीं पर नकारात्मकता आ जाए, यानी निगेटिविटी आ जाए, जैसे दूसरा हो जाएगा भाई, निगेटिविटी आ गई तो क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक है। क्या हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया, है ना। और एक प्रश्न, एक इस तरीके से सेंटेंस भी बन सकता है भाई, 2 चीज़ तो बन गया, क्या, राम जाता है और राम नहीं जाता है। अब एक चीज़ दिमाग में आ गया आप सभी के कि यार कभी कभी हम पूछ रहे हैं राम क्यों जाता है। 3 प्रकार का ही तो बना, 3 प्रकार का ही तो बना, राम क्यों जाता है। तो वहाँ पर जहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाए, जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। उसको बोलेंगे इंटरोगेटिव वाक्य, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो भाई अगर इंडेफिनिट टेंस पढ़ोगे तो 3 प्रकार के सेंटेंस बनाओगे, अगर कंटिन्यूअस पढ़ोगे तो भी 3 प्रकार के सेंटेंस बनाओगे, अगर परफेक्ट पढ़ोगे तो भी 3 ही प्रकार के सेंटेंस बनाओगे, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ोगे तो भी 3 ही प्रकार के सेंटेंस का निर्माण करेंगे हम लोग। अब ये चीज़ समझ में आ गया भाई। टेंस पढ़ोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ोगे, अगर प्रेजेंट पढ़ोगे तो 4 प्रकार का पढ़ोगे, एक इंडेफिनिट, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर सेंटेंस का निर्माण करोगे
तो प्रेजेंट फॉर इंडिफिनिट में 3 प्रकार का सेंटेंस बना सकते हो आप लोग। एक तो सकारात्मक वाक्य बनाओगे, एक तो नकारात्मक वाक्य बनाओगे, एक प्रश्नवाचक वाक्य बनाओगे। यानी 3 प्रकार से सेंटेंस का हम लोग यहाँ पर निर्माण करेंगे। अब हमने तो बता दिया भाई निर्माण करेंगे, लेकिन निर्माण तो करना पड़ेगा हम ही को। जब तक निर्माण नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं आप सभी के सामने पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो सेंटेंस होता है उसका निर्माण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस का निर्माण हम लोग करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस से, सकारात्मक वाक्य से। सकारात्मक वाक्य से सेंटेंस का हम लोग निर्माण करेंगे। तो बस इसी को पढ़ेंगे सबसे पहले, है ना। इसी को हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, इसी को पढ़ लेंगे। चलिए भाई देखते हैं सबसे पहले बनाओगे कैसे। सबसे पहले अब एक चीज़ समझो भाई, अब आपके मन में एक चीज़ आना चाहिए, कोई भी सेंटेंस होगा ओवरऑल स्ट्रक्चर एक होगा। क्या होगा, मैं पॉजिटिव पढ़ाने से पहले मैं सभी को ओवरऑल स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा, बात को समझिए। थोड़ा सा मैं बिगाड़ूंगा, फिर समझाऊंगा सभी को, ठीक है। मैं फिर लिख दूंगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या होता है। पहले बात को समझिए, कोई भी सेंटेंस होता है वो कैसे बना होता है, चीज़ को समझिए भाई। जैसे हमने क्या कहा, हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, कोई भी सेंटेंस होगा उसमें एक सब्जेक्ट होगा भाई। बात को समझिए पहले, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके दिमाग में घुस के जाना चाहिए। रूल तो अलग हैं, स्ट्रक्चर तो सभी का अलग अलग होता है, लेकिन एक सबसे पहले एक दिमाग में आना क्या चाहिए, हमको सबसे पहले कोई एक सब्जेक्ट चाहिए, फिर उसकी क्या चाहिए, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो है, नहीं तो सीधी सी बात मानो वर्ब होगा, सीधी सी बात मानो वर्ब होगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। कोई भी सेंटेंस है ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमारा, ओवरऑल स्ट्रक्चर। इस 3 चीज़ पर हमारा सेंटेंस वर्क करेगा, काम करेगा। अब ये कोई कह दे कि सर अभी इंट्रोगेटिव का बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे कर दोगे, ऐसा करोगे, ठीक है, तो वो मैं नहीं कहता हूँ। मैं ये समझा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग में कोई चीज़ कब कैसे आएगी। जैसे अभी मैं देखिए, ये चीज़ याद तो रहेगा नहीं आपको, है ना। कोई भी चीज़ होता है वो याद करने का तरीका होता है। जैसे आपके सामने घर में सीढ़ी है, सीढ़ी आप बार बार चढ़ोगे उतरोगे, बार बार चढ़ोगे उतरोगे, बार बार चढ़ोगे उतरोगे, तो याद हो जाएगा भाई। हम यहाँ से 10 कदम आगे जाएंगे, दाहिने मुड़ेंगे तो हमको पहली सीढ़ी मिलेगी, दूसरी तीसरी, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सेंटेंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूँ कि इस ओवरऑल स्ट्रक्चर से आप सभी के मन में एक चीज़ क्लिक करेगा। क्या क्लिक करेगा कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर वर्ब ढूंढना है और फिर ऑब्जेक्ट ढूंढना है। 3 चीज़ आपके मन में चाहिए, 3 चीज़ आपको ढूंढ के लिख लेना है। अब रूल में बता दूं, कभी कभी कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दो, तो आपके दिमाग में खट से क्लिक करना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यानी सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब के बाद में फिर वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ये चीज़ आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना, कि आपके दिमाग में सीधे क्लिक करना चाहिए कि हमको सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। आइए हम लोग अब ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आप सभी को समझ में आ गया होगा, जब मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम लोग पहला सेंटेंस का निर्माण पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य कैसे बनेगा। जैसे हमको अंत में ता चाहिए, ती चाहिए, ठीक है। जैसे सकारात्मक माने सकारात्मकता यहाँ पर चल के, जैसे राम बाजार जाता है, राम, पहले तो छोटा सा वाक्य लेते हैं, जैसे राम जाता है, ठीक है, राम जाता है। बात को समझिए, एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल ले लें, जैसे राम जाता है, तो इसको बनाने का एक रूल होता है। एक रूल क्या होता है, मैं रूल सभी को पढ़ाऊँ पहले भाई, लेकिन ये ओवरऑल स्ट्रक्चर तो मैंने सभी को बताया है। उसमें क्या है भाई, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना, और क्या है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। 3 चीज़ हमको चाहिए होती हैं, लेकिन भाई सबका अपना अपना रूल होता है। ये तो जनरल रूल था, मैंने ऊपर बताया आप सभी को। जनरल रूल माने कि ऐसे होगा,
ऐसा चीज़ चाहिए हमको, ऐसा चाहिए हमको, है ना। पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। बट लेकिन सबका अलग अलग रूल होता है, अलग अलग नियम होता है। जैसे पॉजिटिव यानी इंडिफिनिट के बात समझो, प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंडिफिनिट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसका निर्माण कैसे होगा। सबसे पहले आप सभी को लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, और उसके साथ में क्या रखना पड़ेगा, आप सभी को उसके साथ में पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, फिर आपको वर्ब लिखना पड़ेगा। कौन सी वर्ब की फॉर्म रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन फॉर्म रहेगी, प्रथम फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। अब उसके साथ में एस या फिर ईएफ लगा दो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे एस कहाँ लगेगा, अभी मैं बताता हूँ आप सभी को। फिर आपको अंत में एक ऑब्जेक्ट लगाना है। अब लेकिन ये देखो, ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जैसा मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर बीच में वर्ब चाहिए, अंत में ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ रखिएगा, वर्ब यहाँ पर है ना, वर्ब में एस या एस कब लगेगा, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर समझो, दो चीज़ समझो। जब सब्जेक्ट एक वचन होगा, एक वचन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर, यानी जब सब्जेक्ट एक वचन का होगा। जैसे राम अकेला है, एक वचन क्या हो गया, एक। जैसे श्याम, एक, है ना। जैसे कार, एक कारें हो गया तो बहुत ज़्यादा कार हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुवचन कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुवचन कर्ता, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, बात समझिए, अगर बहुवचन है यानी कि प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो वहाँ पर एस या ई एस नहीं लगाएंगे। देखो सिंगुलर में एस या ई एस यहाँ पर दिख रहा है सभी को, है ना। एस या फिर ई एस लगाओ, और प्लूरल में एस या फिर ई एस का यूज हम लोग नहीं करेंगे। अब बात यहाँ पर आती है प्रोनाउन की। नाउन में तो हम लोग आसानी से पहचान लेंगे भाई, है ना। जैसे राम, श्याम, गीता, मीता, सीता और मनोज, महेश, श्याह, ठीक, कोई भी नाम ले लो, है ना। तो वहाँ पर तो बड़े आसानी से पहचान लोगे आप लोग। बट होगा क्या, जहाँ पर प्रोनाउन होगा वहाँ पर आपको दिक्कत रहेगा। देखिए प्रोनाउन में एक वचन क्या होता है, प्रोनाउन में एक वचन होता है ही, सी और इट, ये एक वचन हो गया, ठीक है। अब बहुवचन में क्या हो जाएगा, प्रोनाउन में बहुवचन हो जाएगा आई, वी, यू, दे, ये सभी क्या हो जाएंगे, बहुवचन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ये सभी क्या हो जाएंगे भाई, बहुवचन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। यार इतना याद रखना, जैसे यहाँ पर क्या है, एक वचन में सिंगुलर में एस या एस लगेगा। कब लगेगा, कहाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस कब लगेगा, जब एक वचन होगा, सब्जेक्ट एक वचन होगा। आइए सब समझ लीजिए पहले उदाहरण से। राम किसी का नाम है और अकेला है यानी एक है, तो एक वचन होगा, तो भाई राम हो गया, राम। फिर वर्ब है, वर्ब माने जाना। वर्ब को अंग्रेजी में, हिंदी माध्यम में कहते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। काम क्या हो रहा है, काम जाने का हो रहा है, तो क्रिया हो गया जाना। तो जाना माने गो। आगे क्या कहा गया, एफ या एफ लगेगा। कब लगेगा, एक वचन का सब्जेक्ट एक वचन होगा, तो राम अकेला है, क्या लगेगा, ई एफ लगेगा। अब आपको ये भले ना मालूम हो कि वर्ब में एस या ई एस कब लगता है, इसका मैं अकेला एक वीडियो बनाऊंगा, आप सभी को सबको बना के दूंगा कि एस और ई एस वर्ब में कब लगाओगे। यहाँ पर ई एस लगा, क्यों लगा, एस लगेगा तो क्यों लगेगा, ये चीज़ सभी को समझ में आएगा, सभी को सीखने को मिलेगा। बट वीडियो को लाइक करोगे, अगला वीडियो आएगा तो देखोगे, तभी तो समझ में आएगा भाई। तो क्या हो गया, राम गोज, अंतिम में ऑब्जेक्ट। भाई सब कुछ बचा ही नहीं है, बस इतना याद रखना है कि अंग्रेजी नहीं लिखना है, कि अंग्रेजी कहीं पर नहीं लिखना है आप सभी को, बस काम हो जाएगा। है कि अंग्रेजी कहीं मत लिखो और काम हो गया। ऑब्जेक्ट है नहीं, चूंकि भाई इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, दो ही चीज़ है, एक का तो ये हो गया, एक का ये हो गया, आगे वर्ड ही नहीं तो सीधी सी बात है, हम लोग लिखेंगे ही नहीं, है ना। आगे एक में ऑब्जेक्ट लेके देखते हैं, ठीक है, एक में ऑब्जेक्ट लेके देखते हैं। चलिए, जैसे मोहन
खाना खाता है। मोहन खाना खाता है। सब्जेक्ट क्या है भैया? मोहन है। मोहन सब्जेक्ट हो गया। वर्ब खाना, खाना यानी वर्ब क्या हो गया? वह खाता है। तो खाने की अंग्रेजी ईट, फर्स्ट फॉर्म ईट, तो EAT ईट हो गया। अब ईट हो गया तो यहाँ पर एक वचन है, एक वचन करता है, एफ या EF लगाओगे तो ईट्स लगा दोगे। मोहन ईट्स। अब ऑब्जेक्ट भाई अंग्रेजी इसकी नहीं लिखेंगे, छोड़ो इसकी अंग्रेजी। इसका अंग्रेजी हो गया, इसका अंग्रेजी हो गया, बचा क्या? खाना। खाने को अंग्रेजी में कहते हैं फूड। क्या कहते हैं? फूड। अब अंग्रेजी क्या हो गया भैया? मोहन ईट्स फूड। मोहन ईट्स फूड। आई बात समझ में? सभी बच्चों को आया? आइए थोड़ा और बदलते हैं। सब कुछ बदल बदल के समझेंगे तभी समझ में आएगा, दिमाग में तभी घुसेगा भाई। जैसे वह बाजार जाता है। माने प्रेजेंट, ता माने इंडिफिनिट। किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। कहीं पर नहीं लगा, कहीं पर प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह नहीं लगा तो पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होगा? पॉजिटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है। सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट वह है, वह की अंग्रेजी ही होता है। वर्ब काम हो रहा जाने का, तो जाने की अंग्रेजी गो। सब्जेक्ट एक वचन है भैया, हमने बताया एक वचन में ही सी इट आएगा, तो ही आ गया तो EF लगा दो, गोज। कहाँ जाता है? बाजार। बाजार जा रहा है भैया, है ना, तो क्या हो जाएगा? मार्केट। कहाँ जा रहा है भाई? मार्केट जा रहा है, ही गोज मार्केट। तो यहाँ पर एक टू कंजंक्शन का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि को जाता है तो गो टू मार्केट, गोज टू, ठीक है, मार्केट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोज टू मार्केट हो जाएगा, है ना। चीज़ें क्लियर हो गया? देखो कितना आसानी से मैंने सभी को समझा दिया भाई। ऐसा कहीं पर सीखने को भाई मिलेगा नहीं, ये निश्चित बता दूं, किसी भी किताब में ऐसा लिखा ही नहीं है। बस मैंने एक अनुभव से अपने निकाला है सारी चीज़ें। समझ में आ गया? लेकिन सर आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे जो SES लगेगा कब? नहीं, ये भी तो एग्जाम्पल चाहिए आपको, वो भी समझिए। जैसे 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 भाई लिखा हुआ है कि मैं खाना खाता हूँ। बात को समझिए भैया। हूँ माने प्रेजेंट, ता माने इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट। इसका कहीं नहीं लगा, कहीं पर प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है, तो सीधी सी बात है पॉजिटिव होगा। सीधी सी बात है पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव का नियम तो सभी के सामने लिखा दिया है। सब्जेक्ट चाहिए भैया हमको। सब्जेक्ट है मैं माने आई, आई है ना, आई। खाता, खाना, खाना का काम हो रहा भैया, खाना है तो ईट हो जाएगा, ईट हो जाएगा। SES लगेगा। सब्जेक्ट ढूंढो भैया। सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन का है, आई है, तो ईट में SES नहीं लगेगा। ठीक है, SES नहीं लगेगा तो आई ईट क्या? फूड। फूड माने भोजन। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। आया समझ में? क्या नहीं आया बताइए भैया। समझ में आ गया? मज़ा आ गया भाई, है ना। देखो मैं फाउंडेशन बना रहा हूँ, सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बेसिक से ऊपर ले जाऊँगा सभी को। ज़िंदगी में जो चीज़ पढ़ा दूंगा वो अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को। ज़िंदगी बदल जाएगी, ज़िंदगी बदल जाएगी। सभी को सब कुछ समझ में आ जाएगा भैया, कुछ भी अलग से नहीं आएगा। समझ में आ गया? मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। ईट्स में क्यों नहीं ऐसा लगा? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट था वो बहुवचन का था, प्लूरल नंबर का था। चीज़ समझ में आ गया भाई? चीज़ें समझ में क्लियर हो गया बच्चा, है ना। चलो फटाफट से निगेटिव देख लो, फटाफट से निगेटिव देख लो, और ज़िंदगी में सभी का सब कुछ बदल जाएगा आज से।
कुछ ऐसा कुछ है ये नहीं है जो समझ में आई भी नहीं करे, सभी को सब कुछ समझ में आएगा। और ये मान के चलो आज के बाद में ये मत कहना सर हमको समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया भैया ये बिगाड़ दें, एक वचन बहुवचन, चलो छोड़ो हटाओ इसको हटाओ। समझो दूसरा मैंने पढ़ाया निगेटिव, क्या बच्चा, निगेटिव सेंटेंस। अब भैया इसका क्या स्ट्रक्चर, क्या संरचना, क्या, सबसे पहली बात भाई हमको ढूंढना पड़ेगा सब्जेक्ट। अब चाहिए यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, होगी डू या फिर डज, डू या डज होगा, और फिर वर्ब होगा, काम वही है, फिर ऑब्जेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, काम उतना ही करोगे आप लोग, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बीच में हमारा डू डज आ गया। अब डू कब लगेगा और डज कब लगेगा भाई ये भी समझ लो, है ना। देखो यहाँ पर प्लूरल नंबर होगा, प्लूरल माने बहुवचन, प्लूरल नंबर अभी ऊपर समझाया है, वहाँ पर डू लगा दोगे, और डच कहाँ लगेगा, जहाँ पर एक वचन होगा, सिंगुलर नंबर होगा, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहाँ पर डू लगा दो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगा देंगे, और काम वही रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, है ना। चलिए क्या हो जाएगा भाई, चलिए स्ट्रक्चर देखो, राम नहीं जाता है, राम नहीं जाता है, नहीं जाता है, कोई दिक्कत नहीं, है माने प्रेजेंट, ता माने इंडेफिनिट, है ना। अब कहीं नहीं मिल गया तो सीधे निगेटिव वाला नियम लगाओ भैया, ये वाला नियम लगाओ, है ना। क्या कहा, राम, राम सब्जेक्ट है तो भैया राम हो गया, राम का काम तमाम, है ना, और दिमाग में आ गया आप सभी के। फिर हमारा डू डज लगा दो, है ना, डू। फिर यहाँ पर एक चीज़ भूल गया मैं, लिखना नाट लिखना भूल गया, इसके बाद में एक है नाट लिखना है, ठीक है, नाट थोड़ा सा भूल गया था, नाट लिखना, है ना। चलो नाट लगा दो। देखो डू व डज क्या लगाओगे भैया, राम एक वचन है सिंगुलर तो डज लगा लो, राम डज, और फिर नाट तो आँखी मूंद के लगा लो चूँकि निगेटिव वाला है, ठीक है। तो राम डज नाट, वर्ब क्या है, जाना, तो गो, आंसर क्या हो गया, राम डज नॉट गो, है ना। आगे मैं बाजार नहीं जाता हूँ, मैं बाजार ही नहीं जाता हूँ। चलिए करिए, देखिए मैं की अंग्रेजी आई मैं, डू या डच क्या लगाओगे तो डू भैया प्लूरल के लिए लगता है तो ये प्लूरल है तो भाई डू लगा लो, सीधी सी बात है भैया, है ना। आई डू, फिर नाट है तो नाट लगा लो, आई डू नाट। वर्ब क्या है, जाना, गो, कहाँ, बाजार, टू मार्केट। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा, क्लियर, एकदम क्लियर भाई, क्लियर हो ही जाएगा भैया, इतना आसानी से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना समझा के सभी को पढ़ा रहा हूँ, क्यों नहीं आएगा। चलिए अब हम देखते हैं अंतिम सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए ये तीसरा हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका स्ट्रक्चर समझिए पहले। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है यस आर नो टाइप, ठीक है, एस आर नो टाइप। कैसे, जैसे क्या राम जाता है तो आप लोग आंसर क्या बोलोगे, नहीं। क्या आपने खाना खाया, नहीं खाया। अब आपसे पूछा गया आप बाजार कैसे जाते हो, आप बाजार क्यों जाते हो, तो क्या कहोगे, मैं बाजार गाड़ी से जाता हूँ सब्जी लाने के लिए। यानी कि जो प्रश्नवाचक जो शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में आ गया, वाक्य के बीच में आ गया, तब वहाँ पर ये सेकंड टाइप हो जाएगा, जिसको क्वेश्चन वर्ड टाइप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वेश्चन वर्ड टाइप बोला जाता है, ठीक है। इसको क्वेश्चन वर्ड टाइप बोला गया, इसको एफ आर नो टाइप क्यों बोला गया, जिससे आपने कहा क्या आप पढ़ाते हैं, तो मैं क्या कहूँगा, हाँ नहीं, दो चीज़ जवाब दूंगा, इसलिए इसको बोल दिया गया यस आर नो टाइप, और इसको बोल दिया गया क्वेश्चन वर्ड टाइप। अब यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भैया, इसका स्ट्रक्चर बनेगा डू या फिर डज, सर्वप्रथम लिख दो, फिर क्या लगा दो, फिर क्या लगा दो, सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट लगा दो, है ना।
फिर यदि सेंटेंस में कहीं पर नहीं आ गया तो नॉट लगा दो, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट लिख दो। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। क्या करेंगे, डू डज लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, यदि नाट है तो नाट लगाओ, अन्यथा मत लगाओ, छोड़ दो भैया, ज़बरदस्ती नहीं नाट लगाना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। एसआर नो टाइप में क्या होगा, पूरा तो यही रहेगा, सॉरी क्वेश्चन वर्ड टाइप में पूरा यही रहेगा, लेकिन सर्वप्रथम क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा और सब कुछ अपना वही पुराना ही वाला रहेगा, अलग से कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसे आराम से कर लो। फिर यहाँ पे लिखे जरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दूँ और फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा वही छाप दो, आंसर आ जाएगा भैया, है ना। देखो समझो, जैसे क्या क्वेश्चन नंबर टाइप है, क्या राम बाजार जाता है, हाय